बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एनर्जी एंड इट्स कंजर्वेशन, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग एंट्रेंस एग्जाम्स। इसमें जो कंटेंट्स हम स्टडी करेंगे उसमें सबसे पहले है एनर्जी, कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी, देन वी विल स्टडी द कंजर्वेशन एंड देन टाइप्स, देन फॉर्म्स एंड सोर्सेज, एंड देन वी विल हैव सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी is the ability of a body to do work. एनर्जी इस यूनिवर्स में हम अगर मेजरली डिफाइन भी करते हैं तो द होल यूनिवर्स इज एनर्जी। यही एनर्जी फिर मटीरियलाइज होती है और मैटर को जनरेट करती है। इसी मैटर की रिफाइनेस्ट फॉर्म जो है वो लाइट है। सो एनर्जी को अगर डेली लाइफ में देखा जाए तो आप जितना वर्क परफॉर्म करते हैं इट इज़ बिकॉज ऑफ एनर्जी। आपको जिंदा रह करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, आपको काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, आपको एक शेप को दूसरी शेप में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। तो एनीथिंग और एनी प्रोसेस यू वांट टू परफॉर्म इन योर लाइफ यू नीड एनर्जी। अब फिजिकली एनर्जी एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क है। इसके डिफरेंट यूनिट्स जाउल्स इन एमके सिस्टम, अर्ज इन सीजीएस सिस्टम, कैलोरीज फूड एनर्जी के लिए यूज होता है, फुट पाउंड ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आता है, और इसकी डायमेंशंस हैं ml2t-2। वही सेम डायमेंशंस जो वर्क की होती हैं वही एनर्जी की होती हैं, वही सेम डायमेंशंस टॉर्क की होती हैं। बट रिमेंबर, वर्क और एनर्जी को हम एज जाउल लिख सकते हैं बाय कॉलिंग न्यूटन मीटर, मगर टॉर्क को सिर्फ न्यूटन मीटर कहा जाता है। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर आए तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि कंजर्वेशन लॉज होते हैं नेचर में। कंजर्वेशन लॉज जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एटसेट्रा। सो डेफिनेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आप एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब इस लाइन को प्रॉपर मीनिंग्स में समझें तो यूनिवर्स में जितनी एनर्जी मौजूद है आप ना तो उसमें 1 जाउल का इजाफा कर सकते हैं और ना ही इवन 1 जाउल की कमी ला सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ एनर्जी को एक शेप से दूसरी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। यही बात इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन में एक ड्रामेटिक सिचुएशन क्रिएट करती है कि मोमेंटम always remains conserved in either elastic or inelastic collision, but kinetic energy only remains conserved in only elastic collision. Why? Kinetic energy एक शेप से दूसरी शेप में कन्वर्ट हो सकती है, लिहाजा या ये हीट में या साउंड में कन्वर्ट हो जाती है, जबकि मोमेंटम अपने आप को किसी दूसरी शेप में कन्वर्ट नहीं कर सकता। सो मोमेंटम ऑफ ऑल द bodies colliding will remain constant, will remain same, but energy of all the colliding bodies does not remain same before and after the impact. So energy can neither be created, cannot be destroyed. अब जो चीज़ ना क्रिएट हो सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती, इसका मतलब है कि वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। सो ये कंजर्वेशन प्रिंसिपल है। अब जैसे आप समझें कि आपने एक माचिस की तीली जलाई है और वो जलने के बाद ख़त्म हो गई और आप ये सोचने लग जाएं कि ये एनर्जी ख़त्म हो गई है। नहीं, आपने उस केमिकल एनर्जी को जो माचिस के उस तीली के केमिकल में एग्जिस्ट कर रही है, उस केमिकल एनर्जी को आग जलाने के बाद हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया। अब वो हीट एनर्जी कहाँ गई? वो हीट एनर्जी एयर मॉलिक्यूल्स को मिल रही है और एयर मॉलिक्यूल्स स्पीड अप हो रहे हैं, यानी वही हीट एनर्जी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई। और आपको पता है जब एयर मॉलिक्यूल स्पीड अप होते हैं तो टेम्परेचर राइज करता है। सो प्रॉपर पैटर्न में आपने क्या किया कि आपने वो हीट एनर्जी कन्वर्ट करके एनवायरनमेंट का टेम्परेचर जो है उसे इंक्रीज कर दिया। द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। अब चूंकि आप क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो यूनिवर्स में आप किसी एनर्जी का इजाफा भी नहीं कर सकते। तो यूनिवर्स में जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी है
वो कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन गिव्स बर्थ टू मैनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। सो अभी जब हमने पढ़ लिया कि एनर्जी ना क्रिएट हो सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है, तो इट ओनली मीन्स ये सिर्फ एक शेप से दूसरी शेप में कन्वर्ट हो सकती। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ एनर्जीज पर। द टोटल एनर्जी इन द यूनिवर्स इज आइदर काइनेटिक और आइदर पोटेंशियल। काइनेटिक ड्यू टू मोशन एज 1/2 mv²। ये फॉर्मूला आप वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से डिराइव कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टेटेड एज mgh। अब नेचर में दो ही टाइप्स हैं एनर्जीज की, या वो एनर्जी ड्यू टू मोशन है या वो एनर्जी ड्यू टू सर्टेन स्टेट ऑफ द सिस्टम है। अब एनर्जी ड्यू टू मोशन तो हमेशा सिंपली काइनेटिक एनर्जी ही कहलाएगी। अब सर्टेन स्टेट जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, तो एक ऑब्जेक्ट अगर एक सर्टेन हाइट पे एग्जिस्ट कर रहा है तो उस हाइट की वजह से उसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपने रबर बैंड को स्ट्रेच किया है तो उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। अगर आपने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी यानी दो चार्जेस को करीब लाए हैं या सेपरेट किया है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आप जो खाना खा रहे हैं वो केमिकल्स हैं और केमिकल्स के बॉन्ड्स टूटते हैं तो आपको एनर्जी मिलती है, यानी खाना खाते हुए आपको जो एनर्जी मिल रही है वो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में मिल रही है। फिर न्यूक्लियस में जो मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है उसे आप न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं। सो एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल ऑलवेज हैव काइनेटिक एनर्जी। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट कैन हैव पोटेंशियल एनर्जी बट डू नॉट हैव एनी काइनेटिक एनर्जी। तो इस सेंटेंस को ध्यान में रखिएगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इट ओनली हैज काइनेटिक एनर्जी, या इट कैन हैव बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी मौजूद नहीं होगी, लेकिन सर्टेन स्टेट की वजह से वो पोटेंशियल एनर्जी रख सकता है। टाइप्स ऑफ एनर्जीज के बाद हम आते हैं फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज पर। टाइप्स और फॉर्म्स में क्या फर्क है? टाइप्स हैं सिर्फ काइनेटिक और सिर्फ पोटेंशियल। अब फॉर्म्स हैं वो तमाम तर चेंजेस या वो तमाम तर फॉर्म्स जिसमें हम एनर्जी को देख सकते हैं। अब जैसे सबसे पहले रेडिएंट एनर्जी है। सूरज से हमें लाइट की शक्ल में जो एनर्जी मिल रही है इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी और सिंपली द लाइट एनर्जी, ये सी स्पीड के साथ ट्रेवल करके एनर्जी हम तक पहुंचती है, हम इसे गर्माइश हासिल करते हैं, हमारी ज़मीन जो है वो इससे अपना लाइफ प्रोसेस या वाटर साइकिल जो है वो चलाती है। तो रेडिएंट एनर्जी हमें सूरज से हासिल हो रही है और लाइट की फॉर्म में या हीट की फॉर्म में एग्जिस्ट करती। फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अ वेरी यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कि जहां पर आप किसी भी कन्वर्ट में इसे किसी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपके घर में बल्ब लगा है तो लाइट में कन्वर्ट हो रही, पंखा लगा है तो मैकेनिकल में कन्वर्ट हो रही। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये बासानी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल की जा सकती। फिर नेक्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है केमिकल, फूड, बायोमास, जितनी भी केमिकल से बनी हुई अशिया हैं जिनसे आप एनर्जी हासिल कर सकते हैं, दैट इज द केमिकल एनर्जी। लेट्स से एक बैटरी है तो बैटरी में जो फॉर्म ऑफ एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है वो केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इसी तरह साउंड एनर्जी है। साउंड एनर्जी मेरा बोलना, मेरा आवाज़ प्रोड्यूस करना, ये साउंड एनर्जी है। अब ये साउंड एनर्जी जब आप इसको सुनेंगे तो आपके ईयर ड्रम्स को वाइब्रेट करवाएगी ये एनर्जी, और फिर आपका ब्रेन इसको दोबारा से साउंड सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा और आप लफ्ज़ों को, आवाज़ को पहचानेंगे, रिकग्नाइज करेंगे। मोस्टली जब भी कोई कोलिजन्स होती हैं तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादातर साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इसी तरह थर्मल एनर्जी के हीटर, इस्त्री या और जितने कंपोनेंट्स हैं जिनसे आप हीट एनर्जी हासिल कर सकते हैं वो आपको थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम द न्यूक्लियस, द फिशन एंड फ्यूजन एनर्जी, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जीज। फिशन और फ्यूजन दोनों एनर्जीज ही बेनिफिशियल एज वेल एज डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए यूज हो सकती हैं, और ये
न्यूक्लियर एनर्जी इतना ज़्यादा बड़ा सोर्स है एनर्जी का कि इस इक्वेशन जैसे ही आप अपनी corporate.bk की ब्राउजर ऐप में लॉगिन होंगे, आपको ये हमारा होम पेज नजर आएगा। इसमें ये पहला जो सेक्शन है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल का है। सेकंड सेक्शन जो एक्स्ट्रा सपोर्ट और गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड है ये उसके हवाले से है। थर्ड जो सेक्शन है ये डिफरेंट की स्टैटिस्टिक्स एंड ऑपरेट की, जो कि आपका हमारे पे कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेंगे। एंड लास्ट ऑफ ऑल ये एग्जीक्यूटिव समरी है आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन की प्रोग्रेस के हवाले से। सो सबसे पहले सेक्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं। इसमें से आप किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करें, से हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट पे आप क्लिक करें तो आपको उस सब्जेक्ट में उसके वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन मिले। आप वीडियो लेक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो उस सब्जेक्ट के सारे यूनिट्स या सेक्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप किसी भी सेक्शन को चूज करेंगे, उस सेक्शन के सारे टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे। इनमें से जिस मर्जी टॉपिक को आप चूज करें, आप उसके वीडियो लेक्चर्स को यहाँ से वॉच वीडियो बटन क्लिक करके देख सकते हैं, राइट, लाइक दिस ओवर हियर। मान रही सो ये वीडियो लेक्चर आपके सामने ये आ गया। अगेन टू न्यूरल पाथवे, इसमें भी एक हमारे पास अगर आप जाते हैं फास्ट रिवीजन नोट्स पे, सो जिन स्लाइड्स को यूज करके हमने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, अब उन्हीं स्लाइड्स को आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं आपने फास्ट रिवीजन नोट्स पे क्लिक किया, इसमें सारे के सारे सेक्शन फिर ओपन हो गए। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उनके साथ इंपॉर्टेंट का टैग भी लगाया हुआ है, कीपिंग इन व्यू द प्रीवियस एग्जाम फ्रेंड्स। एनीवेज, तो यहाँ पे आप किसी भी सेक्शन को चूज करें। सी सेल स्ट्रक्चर एंड कॉन्सेप्ट को मैं चूज करता हूँ। इसके सारे टॉपिक्स ओपन हो गए। इनमें से किसी भी टॉपिक को आप पिक करेंगे तो आप उसकी वो स्लाइड्स देख सकते हैं जिनसे उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है। तो काफी सारा टाइम है आपका वो सेव होगा। आपको लेक्चर नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं फॉर द फास्ट रिवीजन, रादर सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ द लेक्चर्स। उसके बाद की आप अफादियत जानते हैं कि बहुत कम मास बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी के इक्वल होता है। सो आप चंद न्यूक्लियाई से भी इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं जो आपके बड़े प्रोसेसेस कंप्लीट करने में इनफ हो। मैकेनिकल एनर्जी या सिंपली एनर्जी ड्यू टू मोशन। ये जो मैकेनिकल एनर्जी होती है ये हमेशा सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल होती है। इसे टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम भी कहा जाता है। जैसे एक वाइब्रेटिंग मास स्प्रिंग सिस्टम है तो उसमें मैकेनिकल एनर्जी डिस्कस करने का मतलब ये है कि उसका सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह आप इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं तो इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो मीन्स द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। और इसमें यह भी बात है कि एक सिस्टम जिसे आपने चंद बाउंड्री कंडीशंस दे दी, यानी एक ऑब्जेक्ट को आप इस हाइट से ड्रॉप करेंगे तो इस हाइट से इस हाइट तक जो सम ऑफ पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी है इट विल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो हमारे पास मैग्नेटिक एनर्जी है। इसी तरह हीट है। ये तमाम वो फॉर्म्स हैं कि जब भी एनर्जी चेंजेस प्रोड्यूस होती हैं तो इनमें कोई ना कोई एनर्जी चेंज है वो प्रोड्यूस होगी। फॉर एग्जांपल आप अगर एक कॉपर कॉइल में मैग्नेट को फॉल करवाएंगे तो मैग्नेट और कॉपर कॉइल ये दोनों बज़ाहिर दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन मैग्नेट जब इसमें से फॉल करेगा तो मैग्नेट की मूवमेंट से मोशनल ईएमएफ क्रिएट होगा और ये मोशनल ईएमएफ बायस बनेगा प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो इस एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए कोई और सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए। उस सोर्स ऑफ एनर्जी को क्रिएट करने के लिए फिर आपको एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा फॉर्म ऑफ एनर्जी चाहते हैं। अभी हम नेक्स्ट फर्दर ये डिस्कस करेंगे कि कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी ऐसी है जिसे हम अपने फायदे के लिए अपने पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखें, हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, हम इसे कितनी तरह से हासिल कर सकते हैं। हम डैम्स बनाएं, डैम्स में पानी स्टोर करें
और फिर उस स्टोर्ड पानी से टरबाइन से जनरेटर, और फिर जनरेटर से क्रिएट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो जितने ज़्यादा हम डैम्स बनाएंगे, उन डैम्स में जितना ज़्यादा पानी स्टोर करेंगे, उतने ही पानी से, अब देखिए इससे फ्लो भी डिस्टर्ब नहीं होगा। पानी ने अपना नेचुरल वे इख्तियार करना है, बुलंदी से उसने डेप्थ की तरफ जाना है, ग्लेशियर्स पिघलेंगे, पानी ने मूव करना है। अब रास्ते में, पानी के फ्लो के रास्ते में हम बहुत सारे डैम्स बनाकर, बड़े भी और छोटे भी, दोनों से ही, अगर आपने बड़े इलाके को बिजली प्रोवाइड करनी है तो बड़ा डैम रिक्वायर है, लेकिन अगर आपने छोटे से कस्बे या गांव के लिए आपने बिजली प्रोड्यूस करनी है तो आप मल्टीपल स्मॉल डैम्स भी बना सकते हैं। जैसे एक नहर है, आप नहर में डिफरेंट जगहों पर पानी को ब्लॉक करके उसमें टरबाइन और जनरेटर की कंडीशन जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो एक मेथड ये है कि डैम, फिर टरबाइन और फिर जनरेटर और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दूसरा मेथड ये है कि आप हीट एनर्जी यूज करें। हीट एनर्जी का मतलब कि पानी को स्टीम में कन्वर्ट कर लें। अब इसे स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए आप ऑयल, कोयला, गैस या जियोथर्मल एनर्जी या सोलर एनर्जी, इनमें से कोई भी एनर्जी आप यूज कर सकते हैं, और फिर वाटर को हीट अप करके स्टीम से फिर टरबाइन से फिर जनरेटर और जनरेटर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसी तरह आप विंड टरबाइंस से भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। आपको हीट प्रोड्यूस करनी है तो बायोमास भी इसमें काम में लाया जा सकता है। इन शॉर्ट, इस वक्त दुनिया में जितने भी कन्वेंशनल या नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जीज हैं, उन सब का बेसिक पर्पस है इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करना। व्हाई टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी? नंबर 1, इट कैन इजीली बी ट्रांसमिटेड। विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स, इसमें एक तो आप वोल्टेज और करंट लेवल्स को चेंज कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ वायर्स, आप इसे बगैर इसकी अमाउंट को ज़ाया किए एक इलाके से दूसरे इलाके तक पहुंचा सकते हैं। फिर आप बहुत सेफली घरों में वायरिंग्स करके, इंसुलेटेड या आइसोलेटेड वायरिंग्स करके, घर में आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जब हासिल करते हैं तो अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी घर में किस फॉर्म में कन्वर्ट होगी, इट डिपेंड्स अपॉन द कंपोनेंट। अगर आपने बल्ब ऑन करना है तो यही इलेक्ट्रिकल लाइट में, आपने स्पीकर्स ऑन करने हैं या ऑडियो सिग्नल्स क्रिएट करने हैं तो यही इलेक्ट्रिकल साउंड में, आपने थर्मल या कूलिंग हासिल करनी है तो एसी या हीटर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लो टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट हो जाएगी। आपने फैन ऑन करना है तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में कन्वर्ट हो जाएगी। इन शॉर्ट, हम किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रिकल बनाते हैं, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फिर हम अपने घरों में डिफरेंट डिवाइसेस की मदद से किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, और दुनिया में हम एनर्जी क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए, एनर्जी क्राइसिस को टैकल करने के लिए यही देखना चाहते हैं कि हम किस एफिशिएंट सोर्स से एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर लाइक दिस, कि अब फिशन एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, इससे भी हमें हीट प्रोड्यूस करनी होती है। हीट से हम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, फिर टरबाइन और जनरेटर। अब फिशन में बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस क्या हैं? बेनिफिट्स ये हैं कि फिशन एनर्जी बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी है, और इससे हम बहुत देर तक, बहुत कम अमाउंट ऑफ मैटर से बहुत देर तक पानी को हीट अप कर सकते हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये इन्वायरमेंट में रेडियो एक्टिविटी कॉज करता है, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन जो है प्रोड्यूस होती। ऑयल, कोल और गैस को जलाने से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट्स क्रिएट होते हैं, ये भी नेचर के लिए डिस्टर्बिंग है। बायोमास को भी बर्न करेंगे तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है। सोलर एनर्जी कंज्यूम करने से पोल्यूशन कम प्रोड्यूस होती है। अब जितने ज़्यादा सोर्सेज हैं उनमें एक चीज़ हमें नज़र आ रही है कि बहुत से सोर्सेज जो हैं वो पोल्यूशन क्रिएटिंग सोर्सेज हैं। सो अब दुनिया इस वे में आगे बढ़ रही है कि किस तरीके से हम इन सोर्सेज को काम में लाएं जिनसे पोल्यूशन भी कम पैदा हो, जिनकी एफिशिएंसी भी नियरली 100% हो। हम आइडियल वे में काम करना चाहते हैं। गो के हम आइडियल नहीं हो सकते,
लेकिन हम मैक्सिमम एफिशिएंसी अटेन करना चाहते हैं। फिशन से ज़्यादा बेटर सोर्स है फ्यूजन। फ्यूजन किसी किस्म की रेडियो एक्टिविटी कॉज नहीं करता, लेकिन इसमें फिशन से भी ज़्यादा एडवांटेजेस हैं एनर्जी के। ये और भी कम मैटर जो है वो आपको ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करके दे सकता है, और आप उस एनर्जी को फिर स्टीम, टरबाइन और जनरेटर के प्रोसेस से गुजार कर क्रिएट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जीज। सो होप यू हैव अंडरस्टैंड कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जीज ही क्यों प्रोड्यूस करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे घरों में इजीली पहुंच भी सकती है, और हम इसे दीवारों के अंदर वायरिंग करके इसके खतरात से भी बचे रह सकते हैं, और हम इसको किसी भी दूसरी फॉर्म में जस्ट बाय प्रेसिंग अ बटन कन्वर्ट कर सकते हैं। जस्ट वी नीड अ कंपोनेंट, वी नीड अ डिवाइस। आफ्टर दैट वी विल कम टुवर्ड्स द सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सोर्स वो चीज, वो एजेंसी जिससे हमें एनर्जी मिल सकती है या एक शेप से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट हो सकती है। अगर हम अवेलेबिलिटी की बेसिस पर देखें तो एनर्जी के दो सोर्सेज हैं, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल। वो सोर्सेज जिनको आप रीजनरेट कर सकते हैं, जिन्हें आप रिक्रिएट कर सकते हैं, वो कहलाएंगे नॉन रीन्यूएबल, और वो सोर्सेज जिन्हें आप रीजनरेट या रिक्रिएट नहीं कर सकते वो कहलाते हैं नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज। फॉर एग्जांपल, आप ज़मीन से कोयला निकाल के अगर जला लेते हैं, ये कोयला आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, ठीक। और इसी तरह कोयला एक नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज में शुमार होगा। इसी तरह अगर आपके पास कोई विंड टरबाइन है, तो ये विंड टरबाइन मुसलसल हवा की वजह से घूम रही है। अब हवा रुकेगी नहीं, हवा चलती रहेगी, ये मुसलसल टरबाइन घूमती रहेगी, और टरबाइन के घूमने से हमें मुसलसल एनर्जी मिलती रहेगी। सो ये एक रीन्यूएबल सोर्स है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ कन्वेंशन आए तो कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल का मतलब ये है कि वो तरीके जिनसे रिवायती तौर पर हम बिजली पैदा कर रहे हैं, जैसे डैम बना के, कोयला जला के, गैस जला के या ऑयल जला के हम जो बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जीज हैं। नॉन कन्वेंशनल यानी ऐसे सोर्सेस जिन्हें कल कला को हम इस्तेमाल करें और वो इन रिवायती तरीकों से हटकर हों, जैसे मद्दोजज़र, पानी के मद्दोजज़र से, या जिसे हम एनर्जी फ्रॉम टाइड्स कहते हैं। लहरें कभी भी रेस्ट पर नहीं होती, समंदर में हमेशा हरकत एग्जिस्ट करती है। इस हरकत को, इस काइनेटिक एनर्जी को भी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया जा सकता है। सोलर एनर्जी एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी है। मतलब इसको सिंपल कहेंगे कि एक वो चीज़, एक वो सन जो पूरे सोलर सिस्टम को रोशन कर रहा है, वो हमारी एनर्जी की ज़रूरियात नहीं पूरी कर सकता। हमें सिर्फ उस पर अक्ल लड़ानी है, हमें सिर्फ ऐसे कंपोनेंट्स और डिज़ाइंस बनाने हैं इलेक्ट्रॉनिकली जो सूरज की एनर्जी को बहुत एफिशिएंटली इलेक्ट्रिकल या दूसरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें। सो कन्वेंशनल जो रिवायती तौर पे इस्तेमाल होते हैं, नॉन कन्वेंशनल जिन्हें ट्रेडिशनल वेज के अलावा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब कुछ रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज की यहाँ पर, जैसे बायोमास एक रीन्यूएबल सोर्स है, सोलर एनर्जी एक रीन्यूएबल सोर्स है, जियोथर्मल है, विंड एनर्जी है, वाटर साइकिल की एनर्जी है। तो ये वो एनर्जीज हैं जो रीन्यूएबल कंसिडर होती हैं। न्यूक्लियर, वंस द न्यूक्लियस इज ब्रोकन, आप इसको दोबारा से अटैच करके एनर्जी नहीं प्रोवाइड कर सकते। ऑयल जल गया तो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, नेचुरल गैस है, कोयला है। सो दिस इज अ कंपैरिजन बिटवीन रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज। कन्वेंशनल सोर्सेज में जो कन्वेंशनली हम सोर्सेज इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रल एनर्जी जिसे एनर्जी फ्रॉम डैम भी कह सकते हैं, कोयला, तेल, गैस, न्यूक्लियर, ये वो तरीकेकार हैं जिनसे कन्वेंशनली हमारी अपनी कंट्री में भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। हाइड्रल से भी, कोयल, ऑयल, गैस से भी, और न्यूक्लियर एनर्जी भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। नॉन कन्वेंशनल में टाइडल एनर्जीज, इस पे हम एक डिटेल लेक्चर भी पढ़ेंगे कि टाइड्स, वेव्स, सोलर, बायोमास, इन सबसे एनर्जीज जो हैं वो कैसे प्रोड्यूस की जाती हैं और इन्हें कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल प्रैक्टिस द क्वेश्चंस अबाउट एनर्जी कंजर्वेशन। The first question is, a car is accelerating up a slope. This word, what are the changes in kinetic and gravitational potential energy in moving up the slope? Let's say आपके पास एक slope है at a height h. अब अगर एक कार constant speed से move करे
और हाइट अटेन करे तो एनर्जी जो काइनेटिक है इट विल रिमेन कांस्टेंट बट द पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज. बट द वर्ड इज द कार इज एक्सेलरेटिंग अप अ स्लोप. एक्सेलरेटिंग अप अ स्लोप का मतलब है कि इसकी स्पीड अब कांस्टेंट नहीं है, इंक्रीज कर रही है. इंक्रीजिंग स्पीड की वजह से काइनेटिक एनर्जी में भी गेन आएगा और इंक्रीजिंग हाइट की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में भी इंक्रीज आएगा. तो अल्फा इज द राइट ऑप्शन. A box of mass 2 kg moving at a constant speed of 3 meter per second. The kinetic energy simply given by 1 over 2 mv square. So by using the formula you will get 9 joules. A box of mass 500 gram moving at a constant speed of 72 km per hour. What is the kinetic energy of the box? अब इनमें से जो ऑप्शंस हैं उसके लिए सबसे पहले आपको यूनिट कन्वर्जन्स परफॉर्म करनी है. 1/2 m v स्क्वायर. अब m ग्राम से किलोग्राम में आएगा तो 0.5. 72 किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आएगा तो 72 डिवाइडेड बाय 3.6. सिर्फ इतना परफॉर्म करने के बाद आप किलोमीटर की बजाय मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं. इसे आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट बीटा. A box of 2 kg mass moves up a ramp from point A to B at constant speed. Given that the surfaces are smooth, what is the gain in the potential energy? तो potential energy का जो gain है वो due to vertical height है, not due to this 5 meter distance that is a slope. So mgh 2 multiplied by 10 multiplied by 4, so 80 joules will be the right answer. A stationary object may have potential energy, velocity, kinetic energy, acceleration. अब stationary object तो ये तीन चीज़ें possible नहीं है. अब stationary object के पास एक ही possibility आती है कि it may have potential energy. Let's say it can be at some height. कि एक box किसी height पर पड़ा हुआ है तो it may have potential energy. What is the best example of something that has kinetic energy? A car parked and steep on a steep hill. एक कार सिर्फ पार्क्ड है, मूव नहीं कर रही, नो काइनेटिक एनर्जी. A tennis ball is rolling across the court. A tennis ball is rolling or moving या heading. A picture hanging on the wall at rest. A piece of coal before it's burned at rest. So only example is a tennis ball rolling across the court has kinetic energy. Option beta will be the right option. Conservation of energy means energy can be created? No. Energy can be destroyed? That's not possible. Energy can both be created and destroyed? No. Energy can neither be created, cannot be destroyed. The whole universal energy remains conserved. Option delta will be the right option. A parachutist has opened his parachute and is falling to earth at a constant speed. What is the principal energy conversion taking place? It's simply the potential energy is converting into the kinetic energy. उसके पास height है, height की वजह से gravitational potential energy जो है वो उसको speed या kinetic energy में convert कर रही है. तो option C is the right option. If the ke of the particle is doubled, then its momentum will. The relation between momentum and kinetic energy is momentum is proportional to 2 me. तो अगर आप एनर्जी को डबल करेंगे तो मोमेंटम विल इंक्रीज अंडर रूट 2 times. सो दैट्स ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन. थैंक यू. हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है या टीचिंग टूल है दैट इज आवर क्वेश्चन बैंक. सो अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाते हैं तो इसमें हम देखें कि आप डिफरेंट तरीके से टेस्ट दे सकते हैं. सो आप जैसे मर्जी माइंड में डिफाइन कर लें कि आपने किसी एक टॉपिक का टेस्ट देना है या एक चैप्टर का, एक यूनिट का, क्वार्टर सिलेबस का, हाफ सिलेबस का, फुल सिलेबस का, जो मर्जी सिलेबस आप डिफाइन कर लें. उस डिफाइंड सिलेबस में से 20 तरीकों से आप टेस्ट दे सकते हैं. कैसे? जैसे जो भी सिलेबस आपके माइंड में डिफाइंड है, आप चाहें तो उस सिलेबस के हमारे पास जो अवेलेबल ऑल क्वेश्चन उनका टेस्ट दे सकते हैं, या जो आपने टॉपलेट.pk पे आप प्रैक्टिस करते रहे हैं तो आप चाहते हैं कि आपने दोबारा मे बी सेकंड थर्ड टाइम आप टेस्ट दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उस सिलेबस के अनसीन क्वेश्चन का टेस्ट आए, आप वो भी दे सकते हैं. इसके अलावा इनकरेक्ट क्वेश्चन
कि टेस्ट देते हुए जो सवाल आपके गलत हुए थे, आप उन गलत सवालों का टेस्ट अलग से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर आपने फिजिक्स के 20 टेस्ट दिए हैं, उनमें से आपका कोई मे बी आपके कोई 30 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, उन 30 रॉन्ग क्वेश्चन का इकट्ठा टेस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो जिन क्वेश्चन को आपने टेस्ट के दौरान बुकमार्क किया तो उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, जो टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, अनअटेम्प्टेड का, और इवन यानी कि टेस्ट देते हुए आपने जिनको अटेम्प्ट किया था और टेस्ट देते हुए जिनको आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, ये अनसीन से डिफरेंट है। अनसीन का तो मतलब ये है कि वो टेस्ट में कभी आए ही नहीं आपके। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इवन पास्ट क्वेश्चन का बहुत बड़ा पूल यहाँ पे मौजूद है। अगर हम गौर करें, देखें कि ई-कैट के, नम्स के, एनएमडी कैट, एकेयू, एमडी कैट, पंजाब के और ईटा के, बीके के, ये इवन जो पीएमसी के जो सैंपल पेपर्स हैं उनके टॉपिक वाइज पास्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे मौजूद है ओवरऑल। अब किसी भी टैब पे क्लिक करें, सारे के सारे एक्चुअल पास्ट क्वेश्चन है वो आ जाएंगे। ऑफ कोर्स ये सारे के सारा बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है क्योंकि पूरे पाकिस्तान से बड़े मेन एग्जामिनर्स ने, बड़े सीनियर एग्जामिनर्स ने ये डेवलप किया होगा। एनीवेज, इसमें से किसी भी आप टॉपिक को चूज करें, से मैं यहाँ पे सारे टैग्स को चूज कर लेता हूँ, तो हमारे पास ये सारे के सारे टॉपिक्स आ गए। इनमें से किसी एक टॉपिक को मैं चूज करूँ या एक सेक्शन को, या मैं मल्टीपल सेक्शन को चूज करूँ, तो मैं उसका टेस्ट दे सकता हूँ। से मैंने 2 सेक्शन चूज किए, इसमें से मैं कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स इनका टेस्ट देना चाहता हूँ, या ओवरऑल मैं सारे सेक्शन का टेस्ट देना चाहता हूँ, वो मैं दे सकता हूँ। या मैं डिफाइन करूंगा मे बी जी मैंने 50 एमसीक्यूज का टेस्ट देना है, तो ये 50 एमसीक्यूज का टेस्ट आपके सामने ये क्रिएट हो गया। सो ये आपके सामने आ गई है जी टेस्ट की स्क्रीन, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये ईटा केमिकल का पास्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, ये ऑप्शंस हैं। इसमें ओवरऑल ये देखिए कि इसमें अगर आपने पिक किया तो आपका ये करेक्ट आंसर भी सामने आ गया। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन वेरीफाइड है बाय आवर टीम, इसको अगर आप चाहें बुकमार्क कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट स्टैट्स यहाँ पे आ रहे हैं वगैरह वगैरह। यहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हैं, और फिर अल्टीमेटली जब आप चाहें आप टेस्ट को फिनिश करके इवन रिजल्ट को भी व्यू कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इस तरह से ये टेस्ट आपने इसको रिजल्ट को व्यू कर लिया। एनीवेज, इसके बाद अब हम चलते हैं दोबारा अपने होम पेज की तरफ। सो आप किसी भी जितने भी आपका सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, इन सब सब्जेक्ट्स के आप वीडियो लेक्चर्स, वीडियो नोट्स और अनलिमिटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। जितने भी आप प्रीवियस टेस्ट जो भी टेस्ट आपने दिए होंगे, अगर आप प्रीवियस टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो सारे टेस्ट आपके यहाँ पे आ रहे होंगे। इसके अलावा जो आपकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है उसकी जो डिटेल है वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही है। डिफरेंट सब्जेक्ट में आप कैसे जा रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट चैप्टर्स में और डिफरेंट टॉपिक्स में आप कैसे जा रहे हैं, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स हैं जो कि जस्ट लाइक रियल एग्जाम है। यहाँ से किसी भी फुल लेंथ पेपर को किसी भी टाइम पे लॉन्च कर सकते हैं अपनी तरीके शुरू में या इवन मिड सेशन में जाके नियर द एग्जाम आप इन एक्टिविटीज को जब चाहे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर सपोर्ट मटेरियल है, इसमें इनको वीडियो रिव्यूज हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप ग्रेड से पढ़ा वो आपको गाइड कर रहे हैं। हमारे सिस्टम के हवाले से भी, ओवरऑल तैयारी के हवाले से भी आप उन बच्चों से गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे ये टेस्टिमोनियल्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में हजारों स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या कहते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस यहाँ पे गिवन है, अगर आप कंटेंट देखना चाह रहे हैं हमारे कोर्स का, वो सारे के सारे यहाँ पे ओवरऑल जब विजिबल है। एंड इन एडिशन टू दैट स्टडी स्केड्यूल्स बड़ा एक अहम फीचर है, अहम मॉड्यूल है। इसमें 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज और इवन 50 डेज का एनएमटी कैट का स्केड्यूल मौजूद है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली जिस मर्जी स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप टाइम फ्रेम में किस जगह पे खड़े हैं। जैसे अगर आप एग्जाम आपका 1 महीने के बाद एग्जाम है, ऑफ कोर्स आप 30 डेज वाला प्लान फॉलो करेंगे। अगर आपके एग्जाम में 2 हफ्ते रहते हैं तो आप 15 दिन वाला प्लान फॉलो करेंगे एंड सो ऑन। सो इसमें हमने आपको ये बताया है स्केड्यूल्स के अंदर ये गाइड किया है कि आपने गिवन टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। फिर इसके अलावा डाउनलोड्स का सेगमेंट है, जो भी डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपसे रिलेटेड वो सारे के सारे आपको डाउनलोड्स में मिल जाता है। और इसके अलावा गाइडेंस वीडियोस काफी सारी इसके अंदर पड़ी हुई हैं जो कि मैंने खुद रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाली है। इसमें बहुत सारे हवालों से एक जनरल गाइडेंस आप इन वीडियो से ले सकते हैं। सो ये था हमारे पास ये हमारे पास गाइडेंस वीडियोस का ये सेगमेंट था। ओके, सो दिस वाज